दाऊद? मरा तो नहीं है, अभी जिंदा है। दाऊद और आपका आमना सामना जब हुआ? जब मैं नीचे उतरी तो वो सामने कुर्सी में बैठे थे। वहाँ से छोटा शकील खुद फ़ोन करके न्यूज़ दे रहा है कि हमने मार दिया। मुंबई पुलिस ने मुझे विटनेस बनाया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, और मुझे छोटा शकील की आवाज़ पहचाननी थी कोर्ट में। इकबाल मिर्ची को भी इंडिया वापस आना था। उसने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि भाई भारत में फर्जी नोट चुनाव में बढ़ती है, दावा था उनका, और 2-3 मुझे नाम दिए। ये चीज़ बताई और उसके बाद में 2 लोग हमने जो नंबर दिए थे वो गिरफ्त भी हुए। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद, उसके भाई अनीस इब्राहिम, तो डी कंपनी के जो सरगना है उन्हीं का नाम था। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेटमेंट हिंदी पर। खास कार्यक्रम अनफिल्टर्ड अड्डा, यानी जहां कुछ भी एडिट नहीं होता, संपादित नहीं किया जाता, जो है जैसा है जहां है हूबहू आपको सुनने को मिलेगा। मतलब पॉडकास्ट, दुनिया की भीड़ से हटके पॉडकास्ट, बिना किसी लारा लप्पा के, सीधे सीधे, बिना किसी मसाले के, सिर्फ और सिर्फ सच। वो सच जो आप सुनेंगे तो हैरत में मत पड़िएगा, पर ध्यान से सुनिएगा। और इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो बेबाकी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने को सुधारें, क्योंकि आप हमारी आंख और कान हैं। शुक्रिया। हमारे साथ आज की खास मेहमान है शीला रावल। नाम बहुत है, लेकिन शीला के बारे में ये जानना भी जरूरी है कि शीला बनाम अंडरवर्ल्ड। जहां शीला चलती है वहां अंडरवर्ल्ड चलता है, जहां अंडरवर्ल्ड चलता है वहां शीला चल चुकी हैं। दोनों की चाल बराबर रहती है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि शीला रावल अंडरवर्ल्ड की मेंबर हैं। ना, शीला रावल ने अंडरवर्ल्ड को झांक के देखा है ईमानदारी से। किसी भी दुनिया की जांच एजेंसी से कहीं ज्यादा अंडरवर्ल्ड के बारे में शीला जानती हैं। अब तक शीला के बारे में सबने ये सुना है दुनिया ने कि वो अंडरवर्ल्ड को बहुत अच्छे से कवर करती रही है एक रिपोर्टर की हैसियत से। लेकिन आज हम 10 साल की शीला रावल को जानना चाहेंगे कि एक 10 साल की लड़की आखिर दाऊद, अबू सलेम, छोटा राजन और भी बड़े बड़े नाम ले लिए, हेडली की तीसरी बीबी, जो कि मुंबई ब्लास्ट जो अटैक हुआ था, बहुत सारे 125-150 लोग मारे गए थे, उसकी तीसरी बीवी से भी मिलने की कुब्बत यही शीला रावल कर चुकी है। मैं ज्ञान बांटू, बेहतर है शीला रावल। स्टेटमेंट में स्वागत है। थैंक यू। शीला, मैंने बहुत कुछ बताया है, जीस्ट में बताया है, बहुत ब्रैकेट में लेके, उस ब्रैकेट को आप खोल दीजिए। हम जानना चाहते हैं, मैं खुद सुनना चाहता हूं। 1987 में आपने कैरियर शुरू किया, 1988 में पत्रकारिता मैंने शुरू करी। आप मेरी 1 साल सीनियर हैं और काम में आप मेरी 100 साल सीनियर हैं। ये आपका बड़प्पन है। शीला रावल के बारे में बहुत कुछ दुनिया ने, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो शीला रावल के नाम से जानते हैं। चेहरा गूगल पे, यूट्यूब पे देख लेते हैं, मिले नहीं है। उनकी नजर में शीला रावल दुनिया की स्मृतिलोक में, जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं खास तौर से लोग, वो जानते हैं कि बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की ऐसी है जिसके आगे सब डॉन जो झुक गए। जब आप मुंबई से पत्रकारिता करते हो तो मुंबई में अंडरवर्ल्ड सब पे ओवरलैप हो रहा था उस 90 के दशक में। मतलब राजनीति हो, सिनेमा हो, बिजनेस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंस्ट्रक्शन की बात करो, बिल्डर हो, कौन सा ऐसा क्षेत्र धंधा नहीं था जिसमें अंडरवर्ल्ड नहीं था। तो आप, अगर आपने 90 के दशक में मुंबई में पत्रकारिता की है तो जाहिर है कि वो आप कवर करोगे ही करोगे। ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के वाहिद को गोली से मार दिया था, सुमित खटाव को गोली से मार दिया था, कितने कॉर्पोरेट में। तो आप, पत्रकारिता का एक दशक ऐसा रहा मुंबई में कि आपको कवर करने के लिए यही चीज बची थी। 10 साल सिर्फ, हाँ, 90 से लेके 2005 तक जिसने की, मतलब आप राजनीति करते हो तो राजनीति में भी यही आता है। शीला, लेकिन बहुत लोगों ने की राइट्स हो गए, उसमें हाँ, भी आया। हाँ। तो अंडरवर्ल्ड, जब आप मुंबई से पत्रकारिता करते हो तो ये, हाँ, अलग कहाँ हुआ ये बात मैं आपको करती हूँ कि छोटा राजन को जब गोली लगी बैंकॉक में कहीं है, हाँ जी, 2000 में,
तो वहाँ जाने वाली इंडिया टुडे से मैं पहली पत्रकार थी और वो रिपोर्ट करने वाली, और आज तक तब आधे घंटे का शो होता था दूरदर्शन पे। तो हमने राजन जिंदा है या मरा है वो खबर देनी थी, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया लिख चुका था मेरे जाने से पहले कि शॉट डेड। तो नहीं पता था कि वो जिंदा है कि नहीं है। तो जब मैं वहाँ उतरी और रिपोर्टिंग में पहले दिन पाया कि आईसीयू में है पर जिंदा है, दैट वाज अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर दूरदर्शन आज तक के प्रोग्राम में। वो मेरा जीवन का पहला फोन इन था जो मैंने बैंकॉक से किया था, रिपोर्टिंग की थी। और आपने एक खबर ब्रेक की कि छोटा राजन जी मरा जी नहीं है। जी जी। ये और एक वही छोटा राजन लंबे एक समय से अब तिहाड़ जेल में बंद है। हाँ, एक फोटो आई और पीछे फोन चल रहा है। तो ये टीवी रिपोर्टिंग का जो पहला ब्रेकिंग न्यूज क्राइम की दुनिया से, अंडरवर्ल्ड की दुनिया से। हाँ, वो आज तक के साथ शुरू हुआ और बैंकॉक से शुरू हुआ। तो आप गए और फिर मैंने आपको बोला कि जहाँ जाते हो ना, आप पूरी कोशिश करते हो, कोई भी पत्रकार करता, मैं अकेली नहीं, ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन किसी भी पत्रकार को एक स्टोरी, जो खोजी पत्रकार होता है उसको उसके मायने पता होता है कि वो जो मिल जाएगा तो उसका मायना क्या होता है। तो आप लग पड़ते हो, यू आर परसिस्टेंट, यू आर कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट। एजाज लकड़ावाला पे गोली चली बैंकॉक में, और शुक्रवार था, पूरी शुक्रवार को चला शॉट डेड। वहां से छोटा शकील खुद फोन करके न्यूज़ दे रहा है कि हमने मार दिया, शॉट डेड। एजाज लक्कड़वाला हमने मार दिया। हाँ, मैं इंडिया टुडे में थी और उदय शंकर का जो आज तक के संपादक थे उनका फोन आया कि शीला हमको ये स्टोरी चाहिए। भाई इंडिया टुडे और आज तक एक ही पब्लिकेशंस है, तो स्टोरी का आदान प्रदान ऐसे होता था। तो उन्होंने कहा कि हमें ये स्टोरी चाहिए। तो मैंने कहा कि आज के तो आज नहीं होगी, आपने मुझे टाइम देना पड़ेगा। और उस समय बैंकॉक में 2 घंटे आगे होते, हमारे से तो रात थी। मैंने कहा रात में तो नहीं फ़ोन करूँगी किसी को, सुबह में होगी, तो मैं सुबह में बताऊँगी। मेरे कुछ सोर्सेज़ को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि लाकड़ावाला तो ज़िंदा है, अस्पताल में है। तो मैंने उदय शंकर को रिपोर्ट किया कि भई वो तो ज़िंदा है, मेरी खबर कहती है वो ज़िंदा है, ही इज़ क्रिटिकल बट ही इज़ इन हॉस्पिटल। फिर तो वो लोग हडल में चले गए। 1 घंटे तक अ, कोई चूँ-किचा, कोई आवाज़ नहीं आई। भई उनको अ, अगले दिन तो इतनी जल्दी थी कि बस आज ही बैठ जाओ कैमरे पे, अब भी बोलो। और जब मैंने खबर दी तो सन्नाटा। 1 घंटे के बाद आए, मशवरा करके अरुणपुरी से, खुद ने जो निर्णय लिया, वो लिया कि हम न्यूज़ चलाएँगे। क्योंकि एक दिन पहले चला चुके थे कि एजाज लक्कड़वाला मर चुका है। बिल्कुल। अब वही इंडिया टुडे और आज तक अब चलाएगा शीला रावल के दम पे, इंफॉर्मेशन पे, कि वो मरा नहीं है, जिंदा है। वो मेरी खबर थी, तो संस्था को कॉल लेना था कि ये खबर चलानी है कि नहीं चलानी। तो जब मुझे उदय का फ़ोन आया, 10 बजे थे सुबह के, कि भई हम लाइव जाएँगे 1 घंटे में और आप खबर दोगे। यू विल ब्रेक द न्यूज़। मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ पट्टी नहीं चलेगी। बम्पर पूरा। मैं बोलूँगी खबर, तो अगर गलत हो गई तो मैं गलत हुई, रिपोर्टर, और अगर सच हो गया तो संस्था सच हो गई। तो ये रिस्क था उनके लिए, और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे मेरे सोर्स पे भरोसा था, तो मैंने खबर चला दी और बैठ के मैंने कह दिया कोई जिंदा ये वो। 1 घंटे में मैंने एक्सपेक्ट था कि अगर छोटा शकील पत्रकारों को फोन करके वो इंसान न्यूज़ दे रहे हैं, नहीं न्यूज़ तो चली ना, लेकिन आपकी खबर को काटने की कोशिश करेगा छोटा शकील। नहीं, उन्होंने फोन किया, फोन करने के बाद में मुझे कहा कि शीला तुम्हारी खबर गलत है। किसने फोन किया? छोटा शकील ने। अच्छा। मुझे फोन किया तो मुझे कहा कि तुम्हारी खबर गलत है।
मैंने कहा आपकी जो जानकारी है वो आपकी है, मेरी जानकारी मेरी है, और मेरी जानकारी जो है वो ये है, और आई विल स्टैंड बाय इट। उसकी बीवी का मुझे फोन आया, वो रो रही थी, तो मैंने कहा किसकी बीवी का? खसम को 5 गोली लगी हो, एजाज लक्कड़वाला की वाइफ का। हाँ, तो वो रोएगी नहीं तो क्या हंसेगी, तो फोन में तो रोएगी, तो रो रही थी। तो उन्होंने तय कर लिया था कि काम तमाम हो गया है। फिर मेरी एक पार्टिंग लाइन थी, मैंने कहा कि बैंकॉक आपके लिए बहुत अनलकी है, ऑल ऑपरेशंस आर बॉच्ड, and that was the end of my conversation that day. And now he is still alive. जिंदा। हाँ, लेकिन शीला, हम लोग जितनी भी इस तरह के क्राइम रिपोर्टर से, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर से जो होता है, सबसे ज्यादा खबरें भी हमें ब्रेक करनी होती हैं, बड़ी खबरें भी होती हैं, बिकती भी खबरें हैं संस्थानों में, लेकिन जोखिम भी ब्रेकिंग खबर में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल पर्सनल रिपोर्टर का ही होता है। मेरे को जोखिम क्या लगता है पता है? मरना तो एक ही दिन है, वो घड़ी लिखी है परमात्मा ने। बैठे बैठे भी मर जाते हैं, गोली लग के भी मर जाते हैं, वैसे भी मर जाएंगे, किसी दिन तो मर जाएंगे। जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए ही पैदा हुआ है, तो उसको तो मरना ही है, तो मरने का क्या खौफ, तो मरने की बात नहीं है। लूजिंग फेस इज बिगर फियर देन डेथ। क्रेडिबिलिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बोला, जो कमाया है ना, वो आप तनख्वाह नहीं कमाते, आपने इज्जत कमाई है, क्रेडिबिलिटी कमाई है। आपके चेहरे को अगर कोई सच मान रहा है, यही जब हम कहते हैं कि हमने 15 इंटरव्यू चलाए छोटा शकील के, कभी क्रिकेट मैच पे, कभी इस पे, कभी उस पे, जब भी बात हुई है वो तो छपने के लिए हुई है या दिखाने के लिए हुई है, कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए तो बातचीत होती नहीं है। यू आर सो अवेयर कि आपको कितने एक साथ में कितने लोग सुन रहे हैं। तो जब भी बातचीत हुई है ऐसे बातचीत हुई है, पर एक मौका, एक समय ऐसा भी आया कि पुलिस ने आपको विटनेस बॉक्स में खड़ा कर दिया और आपको गवाही देनी है डॉन के खिलाफ। तो आप खामियाजा की बात करते हो, तो आपकी बीट है, आपने इंटरव्यू कर दिया भरत शाह के केस में। मुंबई पुलिस ने मुझे विटनेस बनाया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, और मुझे छोटा शकील की आवाज पहचाननी थी कोर्ट में। और एक हफ्ता मैं महाराष्ट्र सरकार की गवाह बन के कोर्ट में खड़ी थी। एक हफ्ता मेरी जितनी रिकॉर्डिंग थी, जो भी था, इंडिया टुडे की ऑफिस से पंचनामा होकर आया था, और कोर्ट में मैंने इन कैमरा ट्रायल मांगी थी। तो जितने भी लोग कोर्ट में बैठे थे सबने सुना, 2-2 घंटे टेप चली है भाई। हमने जो भी बातचीत की है कोर्ट में चली है। सामने भरत शाह बैठे हैं, नाजिम रिजवी बैठे हैं, उनके एक से एक टॉप गन एडवोकेट बैठे हैं, जज बैठे हैं, सब बैठे थे, सबने सुना हमने क्या बातचीत की है। आपको हम जब टीवी में दिखाते हैं और अखबार में पब्लिश करते हैं, मैगजीन में लिखते हैं, तो छोटा वर्जन होता है, 2 घंटे की बातचीत तो नहीं लिख सकते हम। पर उन्होंने तो सारी बातचीत सुनी, रॉ फुटेज सारा ऑडियो रिकॉर्डेड, क्योंकि वो पंचनामा होकर गया था। और मैं बहुत नाराज हुई थी शिवानंदन जी से, वो जो जॉइंट पुलिस कमिश्नर थे तब मुंबई। हाँ, कि भाई एक रिपोर्टर को आपने वहां खड़ा कर दिया, बना दिया, विटनेस क्यों बनाया? हाँ, मेरी करियर के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हो भाई? तो उन्होंने कहा आप नहीं करेगी कौन करेगा, आपसे तो समाज उम्मीद रखता है। क्यों उम्मीद तो पुलिस से रखता है। वो तो है, पर आप इंडिपेंडेंट हो। तो भाई सुनाने के बाद में तो हमने कोर्ट में तब इतना ही कहना था। उन्होंने अपने आप का जो परिचय दिया वो छोटा शकील होने का परिचय दिया था, और उस आवाज से मैं बातचीत करती रहती हूँ। तो वो वही आवाज है जो आप सुन रहे हो और जो हमने छापी है और कभी हम दिखाते हैं। दैट वाज माय एविडेंस, विटनेस। आपने पहचान ली, इसका मतलब आवाज। मैं पहचानूं कि नहीं पहचानूं, कोर्ट के पास तो मेरी रिकॉर्डिंग
और भरत शाह की और नाजिम रिजवी की रिकॉर्डिंग थी, उसकी फॉरेंसिक हुई थी, ना सिर्फ मुंबई में, लंदन में भी हुई थी। भरत शाह कोई छोटे इंसान तो थे नहीं, तो भाई हर जगह से ठोक बजा के किया था। उनका वकील एक दिन के 1 घंटे के 10 लाख रुपया लेने वाला वकील खड़ा था सामने। शीला, अक्सर इतने बड़े मामलों में अक्सर मैंने देखा, मेरा निजी एक्सपीरियंस है। नहीं तो आप एक बात, एक सेंटेंस और कहना चाहती जी। हूँ। एविडेंस मंजूर हुआ उस मामले में। हाँ, फॉरेंसिक होकर आई, एविडेंस मंजूर हुआ और भरत शाह को 16 या 18 महीने जितने भी वो जेल में जब तक बेल नहीं मिली थी, सजा हुई थी, उतना कन्विक्शन हुआ। नाजिम रिजवी का कन्विक्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक वो कन्विक्शन जारी रहा, बड़ी बात है किसी जर्नलिस्ट के लिए। एक्विटल नहीं हुआ। हाँ, किसी जर्नलिस्ट के लिए आपने तो बड़ी बात मुझे है ना, जब संजीव लोग देशभक्ति के गाने सुनाते हैं और भाषण देते हैं, तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है? मैं तो खुद खड़ी होकर आई हूं। मैंने जो किया है महाराष्ट्र स्टेट को नहीं पता है, मुंबई पुलिस को नहीं पता है, देश की सरकार को नहीं पता है। सबको पता है। तो फिर आप कौन सी देशभक्ति की बात करते हो? आप पक्ष लेने की और क्रेडिबिलिटी की बात करते हो ना भाई, तो ये है जोखिम तो है। मुझे पूछा था पुलिस कमिश्नर ने, एमएन सिंह ने पूछा, शिवानंदन ने पूछा कि पुलिस सुरक्षा देते हैं? जब मेरी विटनेस चल रही थी उसके आगे पीछे मना किया मैंने। मेरा परिवार कैसे जिएगा रोज पुलिस के साथ? पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, सो है। ये मैं इतिहास की बात कर रही हूँ, लेकिन आज ये बात करना जरूरी आपसे इसलिए था कि जब लोग अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं, जब लोग क्राइम की बात करते हैं, अक्सर आप अब आजकल तो हम आए दिन सुनते हैं किसी पत्रकार को मार दिया, किसी अफसर को मार दिया, किसी इसको मार दिया, जिसने खोजी खबर लाई है। और अगर सामने वाला का स्टेक बहुत ज़्यादा होता है तो पत्रकार की जान की कोई कीमत नहीं है। तो जब आप मुझे पूछते हो, 4 साल छोटे शकील का फ़ोन उसके बाद नहीं आया, तो मैंने सोचा कि इट वाज़ अ फॉल आउट ऑफ द एंटायर प्रोसेस। ज़ाहिर है वो क्यों फ़ोन करेंगे जब उनका आवाज़ आ गया। बट आई थिंक आफ्टर 4.5 years ही कॉल्ड मी अगेन। उन्होंने ज़्यादा फ़ोन किए मेरे मेरे फ़ोन करने से, तो ही कॉल्ड अगेन। 4 साल बाद जब छोटा शकील का फोन आया तो क्या कह रहे थे? तो वो तो हमारी बात सरेंडर होने की थी उनकी, कि आप बात करो शीला, हम आने को तैयार है और 6 महीने में ट्रायल हो जाना चाहिए या लिमिटेड समय में। ऐसा नहीं हो कि 25 साल तक ट्रायल चलती रहे और हम बूढ़े हो जाएं। छोटा शकील कहाँ था उस टाइम शीला, और आप कहाँ थी? मैं मुंबई में थी, और छोटा शकील कहाँ से बात कर रहे थे? वो तो कहीं होंगे जहाँ होंगे। खोला नहीं उन्होंने जी। नहीं वो तो भाई अगर पाकिस्तान में भी हुए, कहीं पे भी हुए, नंबर तो दुबई का होता था। तो मेरे पास लोकेशन की जानकारी जुटाने की कोई व्यवस्था तो थी नहीं कि मैं पता कर सकूं कि वो कहाँ से छोटा बोलते शकील हैं। क्या शीला रावल को इतना मजबूत पिलर समझ रहे थे, ब्रिज समझ रहे थे? मुझे नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। जब आपको पता है कि कोई रिपोर्टिंग कैसे कर रहा है और आपको 10 साल से देख रहा है, एक दिन की बात नहीं है। और सिर्फ डी कंपनी की बात थोड़ी है, छोटा राजन है, अरुण गवली है, अश्विन नाइक है, बतेरे मुंबई के डॉन थे। तो सब पे रिपोर्टिंग हुई है, सबको मिले हैं, सब पे कहानियां चली है। तो जब आपको अप्रोच करता है, कितने सारे दिल्ली में क्राइम रिपोर्टर होंगे, लेकिन अगर आपका कोई सोर्स बहुत सालों से बना हुआ है, आप पे भरोसा करता है कि आप खबर को बेच नहीं दोगे, आप खबर को कलर नहीं लगाओगे, आप अगले के साथ मिल नहीं जाओगे, तब खबर आप तक आती है। उनको जब विश्वास होता है कि ये आदमी खबर को खबर की तरह लेगा, तब खबर आपकी तरफ आती है। इसीलिए शीला रावल को 4 साल बाद भी छोटा शकील ने याद किया कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, लेकिन शर्तें ही हैं। छोटा शकील का नाम मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में नहीं, पर दाऊद, उसके भाई अनीस इब्राहिम, तो डी कंपनी के जो सरगना है उन्हीं का नाम था। भाई आपको अगर दाऊद आना चाहता है, और मैं आई थिंक इट वाज टू लेट।
बम धमाके के बाद में भी जेठमालानी से बात हुई थी। फिर कभी मुझे आर के आनंद ने भी बताया था कि उनका भी अप्रोच हुआ है, जो एमपी रह चुके और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, उन्होंने भी बताया था कि उनको भी अप्रोच किया गया था। सो ही वाज स्काउटिंग कि कहाँ जाए अपनी बात रखे, कहाँ जाए अपनी बात रखे। इंडिया टुडे पे एक बड़ा सा इंटरव्यू हुआ था धमाके के बाद में, जो छपा था, मेरे साथ नहीं, इट वाज दाऊद का। क्वेश्चन। हाँ, तो तभी भी बात हुई थी। तो ये जब प्रपोजल आई और जब भी उस नंबर से फोन आता है तो आई थिंक द कॉप्स वर इन नो, एजेंसीज वर इन नो, बट फिर भी मैंने उसको आधिकारिक तौर से जिनको बताना चाहिए उनको बताया था। जब तब की सरकार जो थी उन्होंने सोचा होगा, कहा होगा, और मुझे वरिष्ठ एजेंसी के अफसर ने बताया था कि सरेंडर इज नॉन निगोशिएबल, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, एंड दैट वाज अ स्टैंड। मतलब दाऊद इब्राहिम मुंबई ब्लास्ट सीरियल ब्लास्ट के बाद 93 के आर के आनंद, और वो भी नहीं है अब दुनिया में, और नहीं है वो हैं, और जेठमलानी साहब, हाँ माफी जी, है, जो नहीं है, दोनों को कांटेक्ट किया था कि हाँ किसी हाँ, तरीके से आप हमारा ये तो पैचअप ये करा दो, हम सरेंडर करने को तैयार हैं। पैचअप नहीं, वो आने को तैयार थे। फंस कहाँ गई बात? मैं नहीं कह रही, अभी तो ये आप इंटरनेट पे देखोगे तो ये भी मिल जाएगा आपको। इट इज नोन फैक्ट। फंसी कहाँ? कुछ कभी आपने इन्वेस्टिगेट किया नहीं नहीं, कि मैंने आपको बोला ना कि कोई सरेंडर शर्ती नहीं होता। जैसे याकूब मेमन आया है, एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई आपने कहा कि आप हमें विटनेस बनाओगे, पर वो अक्यूज बने। फांसी चढ़ा दिया उसको? भाई आपको तो पता था कि आपके घर में इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, आपने कुछ किया क्यों नहीं? दैट वो आरोप था उन पे। इसलिए उनको फांसी चढ़ाया गया, और वादा खिलाफी उसके चलते दाऊद पीछे ये हट गया, नहीं हमें आया। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पता है। भाई दाऊद इब्राहिम ने अपने लिए क्या किया वो मैं कैसे बोल सकती हूँ? अच्छा शीला, आपको ये तो पता है, मैं बीच में रह जाएगा, कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहे नीरज कुमार जी आईपीएस, जी 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 और जिन्होंने डी फॉर डायल डॉन लिखी है समथिंग बुक, उसमें उन्होंने जिक्र भी किया है इसका, कि जब वो पुलिस कमिश्नर दिल्ली के बने, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर जी सीबीआई से भी रहे थे, लेकिन रिटायर्ड वो दिल्ली जी पुलिस से कमिश्नर से हुए, उनसे जब जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत आमने सामने जिक्र किया कि संजीव, एक बार पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली में जब वो बैठे थे तो उनके पास कॉल आया दाऊद का, और बोला साहब आप मेरे पीछे क्यों छड़े, मुझे छोड़ दो। तो इसका मतलब दाऊद बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा था, परेशान था भारत आने के लिए, लेकिन उसकी शर्तें किसी ने नहीं मानी, इसलिए नहीं आ पाया। कुछ आप बात करेंगे इस पे? देखिए, उसमें बात करने लायक कुछ बचा नहीं है अभी, लेकिन उसका एक पहलू ये है, जो अम, दाऊद और डी कंपनी का, मतलब अनीस इब्राहिम का, उनके परिवार का ये दावा था कि उन्होंने धमाके नहीं करवाए, ऐसा उनका दावा। और वो कोर्ट में खड़े रहकर वो प्रूव करना चाह रहे थे। किसने करवाया? माजिद मेमन, सॉरी, टाइगर मेमन ने। क्षमा, माजिद मेमन बहुत ऊंची पर्सनालिटी है। टाइगर मेमन और उसके भाई ने। भाई टाइगर मेमन डी कंपनी का लैंडिंग एजेंट था, जो स्मगलिंग का लैंडिंग एजेंट। तो जितना आरडीएक्स आया कोस्ट पे, वो जिम्मेदारी टाइगर की थी। लैंडिंग करवाई, फिर जो पहुंचा और जो हुआ वो इतिहास। और जो स्कूटर मिला वो सुराग ले गया मेमन के घर तक। तब तक पूरा मेमन परिवार भाग चुका था, दुबई चले गए, पाकिस्तान चले गए, जो भी हुआ वो अभी इतिहास है कि नेपाल के रास्ते वो याकूब मेमन कैसे अपने परिवार को लेकर वापस आए। मैं नेपाल भी गई थी, और तब के जो पुलिस चीफ थे जिन्होंने इस प्रोसेस में थे, जब याकूब मेमन को फांसी हो रही थी, तो मैंने नेपाल जाके भी ये स्टोरी की थी, उनसे भी मैं मिली थी। भाई क्या पाया गया, कैसे पाया गया, तो उन्होंने पूरी कहानी का एक और पहलू बताया कि भाई ऐसे आए। अब याकूब मेमन का न्यूज़ ट्रैक पे जो इंटरव्यू हुआ था उस जमाने में,
उस इंटरव्यू में कहा था कि वो शर्ती आए थे, वो अप्रूवर बनना चाह रहे थे यस। और वो उनका दावा था कि भाई किसी ने हमारे नेपाल ब्यूरो से उनको ये अश्योरेंस दिया था कि आप आ जाओ और आप अप्रूवर बना देंगे आपको। तो परिवार के बाकी के लोग तो जो थे वो उसमें से निकल पाए, उनके जो बुजुर्ग माता पिता थे और महिलाएं, बट याकूब मेमन ना निकल पाए। अब ये इंटरव्यू चल चुका है, ये शीला रावल की कहानी नहीं है, ना मैं दावा कर रही हूँ, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। पर जो और जब याकूब मेमन को जिस दिन फांसी हुई उस दिन सुबह मुझे बताया गया न्यूज़ रूम में कि शीला आप छोटा शकील का इंटरव्यू करें। तो जब चैनल ने बताया कि इंटरव्यू करना है, मैंने कोशिश की, जो नंबर था और नंबर लगा, बात हुई हमारी। जब मैं नंबर लगाती हूँ तो बात नहीं होती है, लेकिन वो पलट के फ़ोन करते हैं। तो भाई फ़ोन आया, हमने कायदे से उसको रिकॉर्ड किया और न्यूज़ रूम में स्टूडियो में रिकॉर्ड करके फिर वो इंटरव्यू चला है। तो आई थिंक इट वाज़ हिज़ लास्ट होप, D companies and probably Dawood's last hope that there was a window to come back, but he couldn't come back. अगर याकूब को फांसी हुई तो अगर वो कभी आए तो उनका भी हंसना ऐसा होगा, they were convinced about the fact. अब मैं आपको जब ये सारी कहानी बता रही हूँ कि दावे इनके, उनके दावे, सरकारी पक्ष, जो कोर्ट में प्रूव हुआ, जो कन्विक्शन हुआ, सब it's a recorded evidence. पर in the hindsight एक सत्य ये भी है जो शायद दाऊद इब्राहिम को नज़र नहीं आया और कानून के तरीके से वो भी गुनाह है। वो सत्य ये, आपने एक बार मीटिंग करी, आपके घर में मीटिंग हुई, आपकी मीटिंग में शामिल होने वाले लोग बाहर आकर जब बताते हैं पुलिस को कि हम गए थे, असला लाने की बात थी, फिर असला स्मगल होके यूपी से आया, आरडीएक्स कोस्ट पे आया। बेशक आपका ये दावा हो सकता है कि हमने नहीं बोला था कि आप ब्लास्ट ट्रिगर करना, तो आप सिर्फ भय क्रिएट करना चाहते थे क्योंकि आपके नज़रिए से बहुत मुसलमानों को मारा गया था राइट्स में। तो एक मसीहा बनने की ये जो आपने मुहिम छेड़ी दाऊद इब्राहिम ने हाँ, कि क्योंकि हम भाई भिंडी बाजार से फ़ोन आएगा, भाई बचा लो, भाई आप ये कर दो, तो भाई को लगा कि वो सचमुच मसीहा है और बचा सकता है, तो उनके लिए जो हुआ। पर ओरिजिनली जब आप चार्जशीट पढ़ोगे और स्टेटमेंट पढ़ोगे, ओरिजिनली इट वाज टू हैपन इन अप्रैल, बट इट वाज प्रीपोन्ड इन मार्च। 1 महीना पहले करवाया हुआ 1993 हाँ, अप्रैल में होना था ओरिजिनल डिज़ाइन के मुताबिक, पर वो मार्च में हो गया 1 महीने पहले। अब अगर दाऊद इब्राहिम और उसका भाई और उनकी जो परिवार और फैमिली और जो भी इसमें शामिल है वो कह रहे हैं हमने नहीं करवाया, टाइगर ने करवाया, उसने हमने बिना पूछे करवाया, अगर ये उनका दावा है, जिस शिप से आरडीएक्स आया, असला आया, सब पे डी कंपनी का स्टैम्प था। आपके घर में कोई नौकर काम करता है, आपने सब कुछ करवा दिया, फिर आपने कहा मैंने तो नौकर को नहीं बोला था ये मत करना। आपके लैंडिंग एजेंट ने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले लिया और उसने कर दिया, तो आप बरी कैसे हो सकते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, है ना? पार्टी बनेंगे आप। जवाबदेही तो है। आप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल तो हुआ ही है। शीला, इसका मतलब इन सब बातों से, और ये दस्तावेजी हैं, हवा में नहीं ये सब चीजें, ये तो साबित होता है कि दाऊद इब्राहिम ने 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट में हमेशा अपने को बेकसूर, बेगुनाह और मुसलमानों का मसीहा साबित करने की कोशिश की। लेकिन जहां उन्होंने कोशिश की, वहीं भारतीय एजेंसियों के पास जो सबूत थे वो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए जाके, और वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि भारत आके वो साबुत बच पाएंगे। नहीं, हिम्मत तो मैंने कहा कि अप्रोच हुआ तो कभी सोचा था कि हम आके
ये साबित कर देंगे। नहीं आ पाए ना। अब तो मैंने कहा ना कि लास्ट ऑफ वॉज के अगर आते तो जेल में बंद रहते, 25 साल बंद रहते, और जो याकूब मेमन का हुआ उनका भी होता। हाँ, तो याकूब मेमन की फांसी पे हालत खराब हो गई, पसीना आ गया और वो नहीं लौट पाए लाख हाँ कोशिशों के हाँ, बाद भी। नहीं अभी मैं क्या कह रही हूँ आपको, देखो दो पहलू है। आपने मुझे पूछा कि ये जब आप देखते हो तो क्या है, तो बॉम्ब ब्लास्ट के दिन कवर करने से लेकर बॉम्ब ब्लास्ट के पूरे केस को कवर करने से लेकर याकूब मेमन को फांसी होती है, उस घड़ी तक नेपाल भी गए, मुंबई रहे, इन इन लोगों से बात की, सारे पहलू को देखा, तो बात एक बहुत सीधे। फिर जो भी हुआ शायद उन दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के जीवन का ये टर्निंग पॉइंट था, जहां वो डॉन से लेकर टेररिस्ट करार कर दिए गए। यूएन नोटिफाइड टेररिस्ट है, ग्लोबल टेररिस्ट है दाऊद इब्राहिम, not D company. D company is not notified by UN. Only individual notified है। भाई उसका भाई भी है, अनीस इब्राहिम भी है। उसके बाद जो कहानी पता चली, जो उसमें शामिल थे, तो शायद दाऊद को लगा इन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। दे ऑल आर डेड। किसी की बॉडी अफ्रीका से म्यूटिलेटेड आती है कास्केट में, कि आपने धोखा दिया तो आपका ये हंसना होगा। ऐसे कितने लोग लमसम, कोई ऐसा नहीं हैंड टू माउथ गिनती हो, लेकिन एक मोटा माटी नजर में है कि कितने नहीं लोग पता, लेकिन जो बाहर देश के चले गए, भाग गए और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, वो सब मारे और काटे गए। बिल्कुल बिल्कुल। दाऊद की खिलाफत जिसने किया, दाऊद को शक हो गया कि ये गद्दार है, मारे मारे मारे। शीला दाऊद इब्राहिम नहीं आए, कभी नहीं आए। मुंबई बम ब्लास्ट के बाद शक्ल नहीं देखी उनकी किसी ने, खबरें बहुत छपी। हमेशा ये कहा गया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, लेकिन इसकी पुष्टि भी हुई है, इंडियन एजेंसीज के द्वारा इसकी पुष्टि भी हुई कि दाऊद फलानी, एड्रेस तक ओपन कर दिया गया है। नहीं वो तो थे ना। कब तक रहे कुछ पता है, और कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे दाऊद, क्योंकि दाऊद अब इतने नहीं रहे जितने दाऊद का हवा अभी बिक रहा है। भाई मैं आज आपको एक ये दाऊद वाली कहानी का एक पहलू बता रही हूँ। जब फिल्म आई धुरंधर, तो बहुत सारे लोगों ने मरणासन दाऊद इब्राहिम को देखा, सो कॉल्ड जो कैरेक्टर था। और मजे की बात ये थी कि उसमें विलन भी भारतीय, मतलब इंडियन था, और हीरो भी इंडियन था। आपकी पूरी कहानी का सिर्फ परिपेक्ष लियारी था, जमीन है वो, हाँ वो लियारी थी, कहानी वहां है। और हम ने घर में घुस के कितने लोगों को मारा, बहुत अच्छी बात है, हम मार सकते हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, हम में बहुत ताकत है, हमने जंगें जीती हैं। और अगर ये कारनामा है तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो, आपने किसी को घर में घुस के मारा, बहुत अच्छी बात है। तो लोग, मतलब ये क्यूरियोसिटी आती है कि अभी वो लेटा सन है, वो लेटे सन है, ये है वो है, ऐसी सारी बात। 71 साल का आदमी है वो दाऊद। हाँ, अब वो लेटे लेटे हैं कि खड़े खड़े हैं कि नाचते नाचते हैं, फर्क क्या पड़ता है। अगर मैं फिल्म को ही सच मान लूं, अगर मान लो पूरी फिल्म में विलन बड़े साहब बने हैं, तो लेटे लेटे भी बड़े साहब है, क्या फर्क पड़ा। मैं कह रही हूं आपसे, आपने उसको लिटा दिया, आपने दावा किया कि भाई उसको पॉइजन दे दिया, मर ना पाए, अब लेटे हैं। पर पूरी जो नैरेटिव है, फिल्म तो फिल्म होती है, एक कहानी है, वो उसका सच से कितना वास्ता है वो आप और मैं नहीं जानते। जिसने कहानी लिखी वो जानते हैं, जो उनके सोर्सेज है वो जानते हैं कि कहानी कितनी सच है, ट्रूथ बेस्ड है। बट इवन इफ इट इज इंस्पायर्ड, बहुत अच्छी फिल्म बनी, बहुत मज़ेदार, लोगों को पसंद आई। और हमें अच्छा लगता है कि जब कोई भारत का हीरो दुश्मनों को मारता है, उससे ज़्यादा
फील गुड फैक्टर क्या हो सकता है? तो इट वर्कड, आर्ट वर्कड, स्टोरी वर्कड, स्क्रीन प्ले वर्कड, एवरीथिंग वर्कड। अब उसमें आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर ढूंढ रहे हैं कि ये किया था तो वो कैसा था, तो वो कैसा था। तो संजीव, आज इस कहानी का एक पहलू मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत बार बोलती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो सामने सवाल पूछ रहे लोग हैं या जो सुनने बैठे हैं उनको ये सुनना भी है कि नहीं है। परसेप्शन क्रिएट हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक दशक तो पूरा ऐसा था कि मुंबई महाराष्ट्र सुर्खियों में आए दिन रहता था। क्यों? क्योंकि वहाँ गैंग वॉर चल रहा था। कभी बॉलीवुड को धमकी दे रहे हैं, कभी इसको धमकी दे रहे हैं, कभी कॉर्पोरेटर को उड़ा रहे हैं, कभी यूनियन बाजी करने वाले को उड़ा रहे हैं, सबको उड़ा रहे हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि दाऊद अगर कल ना भी हो, आपको खबर आए कि दाऊद नहीं, ही डाइड, डेथ की खबर आई, डी कंपनी जिंदा रहेगी, उसकी बजाय कोई और आएगा। कभी हमारे पास छोटा राजन था, आज हमारे पास बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई है ना। तो कैरेक्टर कहानी में बदलते हैं। 71 साल का आदमी जिंदा मरा, उसका महत्व नहीं है, महत्व ये है डी कंपनी का उपयोग, नेटवर्क का उपयोग पूरे 15-20 साल और शायद अब तक पर्दे के पीछे महाराष्ट्र की राजनीति में रहा, भारत की राजनीति में रहा। रमेश शर्मा का नाम आया था तो केंद्र की राजनीति में भी आया। कभी आपने स्टॉक मार्केट में यूटीआई और शेयर का फर्जीवाड़ा सुना था, उसमें भी डी कंपनी का नाम आया। तो कहाँ कहाँ नहीं आया? हर जगह आया। मतलब कितना बड़ा कैनवास, और एक आदमी में इतनी ताकत को सब कर ले, तो इट सी द लार्जेस्ट सिस्टम जो पावर की गेम है, उसमें ऐसी चीज वर्क करती है कि आप ऐसी मोहरों का उपयोग करते हो, मोहरे आपका उपयोग करते हैं और एक परसेप्शन बनता है और कहानी आगे चलती रहती है। तो कभी शिवसेना के साथ कहानी बनती है, कभी इस तरफ कांग्रेस में बनती है, कभी शरद पवार के साथ कहानी बनती है। कितनों का नाम कहाँ कहाँ नहीं आता। पर जो हकीकत है वो ये है कि 15 साल तो बहुत एक्टिवली गैंग फैक्टर मुंबई की राजनीति में, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है भारत का, तो फाइनेंसेस में हर जगह आपको डी कंपनी है, छोटा राजन है, ये है, वो है, सब डॉनों का नाम आता था। आपको बिल्डर खाली करवाना, एक बिल्डर की हत्या हो गई, दूसरे की हत्या हो गई, उसकी हो गई, उसकी हो गई। अच्छा, यहां तक कि तब यूनियन की पॉलिटिक्स थी तो दत्ता सामंत की हत्या हो गई। आज अरुण गवली को सजा हुई है, वो जाम सांडेकर शिवसेना के थे। शीला जी, दाऊद इब्राहिम 71 साल या 75 साल जो भी आप बता रहे थे अभी, हो गए हैं, ठीक है। दाऊद का नाम दाऊद ने खुद बिकवाया अंडरवर्ल्ड में, क्राइम में, या लोगों ने जो इंडिया में रह गए थे? दाऊद तो इंडिया में नहीं था। नहीं, कहानी जो 15 साल की थी वो तो पीक था, वो पीक था। तब तब किसी का उपयोग हुआ, किसी को फायदा हुआ। ये हमने आपने रिपोर्ट किया, जो हमने रिपोर्ट किया भाई, पॉलिटिकल सिस्टम में नाम आता और सामने नाम आता, बिजनेस में नाम आता, जैसे भरत शाह में नाम आया, सिनेमा में नाम आया, बॉलीवुड में आया, इसको गोली मारी, उसको धमकाया, सब आया, इट्स रिपोर्टेड फैक्ट। तो मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ ये कि जब वो स्मगलिंग कर रहे थे और अंडे से निकल के आए थे, छोटे थे, और जो अपनी करियर क्राइम में लोगों ने बनाई। इकबाल मिर्ची मुझे कहता है कि मुंबई का एक सेठ था जो हमसे डॉकयार्ड में चोरी करवाता था।
मैं नाम नहीं दूंगी, डॉकयार्ड में चोरी करवाता था और फिर उस पे इंश्योरेंस लेता था। माल आ गया, इन्होंने चोरी करवा दी, और क्लेम कर दिया, टैक्स नहीं भरा और माल उन तक पहुंच गया। तो दोनों 5 उंगलियां घी में थी। इनको क्या मिलता? 10 से 15% कमीशन, ये उसका दावा था। मैं 10 दिन रोज मिलती, मुझे इंटरव्यू चाहिए था, तो मैं लंदन में थी, मना रही थी कि कैमरे पे आप करो, तो भाई इंसान परखता है। वो 9 दिन इकबाल मिर्ची ने मेरा इंटरव्यू लिया और 10वें दिन वो खुद कैमरा पे बैठे हमारे। दैट वाज हिज फर्स्ट एंड लास्ट इंटरव्यू ऑफ हिज लाइफ। उसके पहले ना कभी दिया, उसके बाद में कभी नहीं दिया। इकबाल मिर्ची के लंदन जी में। जी। किस सन की बात ड्रग चला? दिस लेट 2000। अपने आप में इकबाल मिर्ची का इंटरव्यू करना ही शीला रावल के लिए इतिहास में जर्नलिज्म के बहुत बड़ी बात थी, जो आगे भी चलाई गई पीढ़ियों में। नहीं, मैं आपको जो बोल रही हूँ अभी 2 बात और सुनिए। उस इकबाल मिर्ची को भी इंडिया वापस आना था। उसने मुझे कहा कि मैं 63 साल का हूँ और रईसी में अभी रहता हूँ, पर फिर भी मुझे लाल पासपोर्ट नहीं चाहिए। मतलब उनकी पत्नी जो हिना है, कि आसिफ की बेटी, वो वहाँ की सिटीजन, उनके चलते इनको परमिट मिली थी रहने की। तो उन्होंने कहा कि जब हम अकेले थे तब उन्होंने ये बात की कि भाई मुझे ले जाओ वापस। और मैं पहली नहीं थी और मैं लास्ट भी नहीं होंगी। इसके पहले बहुत सारे, जैसे नीरज कुमार ने कहा, वैसे बहुत सारे ऑफिसर आपको ऐसी टेस्टिमनी देंगे। बहुत सारे डॉन जो भगोड़े हैं, वो वापस आने की, निगोशिएशन करने की कोई ना कोई चैनल से, जरिए से कोशिश करते हैं। तो एक कोशिश इनकी भी थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई भारत में फर्जी नोट चुनाव में बढ़ती है, दावा था उनका, और 2-3 मुझे नाम दिए कि ये है, ये है, ये है। फिर कुछ कहानी बताई उन्होंने। अब मेरी बतौर पत्रकार और मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने देश में एजेंसियों को बताऊं, क्योंकि मुझे बताया इसलिए गया क्योंकि मैं बताऊं। मैं बताया, आके मैंने बता दिया जिनको बताना था। इकबाल मिर्ची ने आपको बताया, जी जी आपने जी इंडिया जी, बताया उन्होंने नंबर भी दिया कि चुनावों में जो है जाली नोट इस्तेमाल हो रहे हैं भारत में। बिजनेस का कैसे स्काउट करते हैं, सब बताया। अब वो पूरी जियोपॉलिटिकल गेम है जिसमें आज हम इस पॉडकास्ट में नहीं जाएंगे, पर मैं आपको कहती हूँ कि उस ये चीज बताई और उसके बाद में 2 लोग हमने जो नंबर दिए थे वो गिरफ्त भी हुए। अच्छा जी, कलकत्ता से गिरफ्त हुआ, कोई कहीं से गिरफ्त हुआ, तो गिरफ्त भी हुए। पर मुझे एक जवाब मिला कि ये लायबिलिटी हम नहीं ले सकते। हाँ, ये गिरफ्तारियां कराना हमारा काम नहीं नहीं, इकबाल मिर्ची को वापस नहीं ला सकते इंडिया, लंदन से। हाँ, उसके बाद में तो बहुत कहानी चली। इकबाल मिर्ची के बेटे की कहानी चली, उस पे भी आरोप है, पाकिस्तान है, ये है, वो है, वो। मैं आपको बतौर पत्रकार, इंडिविजुअल, आपको ये कहानी मैंने अपनी किताब में लिखी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कह रही हूँ आपको। पर ये चीज़ जब हुई तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, आपको असाइलम किसने दिया, किस देश ने दिया, कौन आपसे क्या काम करवाता है। आपने रेड कॉर्नर लगाई है सब पे, तो क्या लंदन में और ब्रिटेन में रेड कॉर्नर आपकी काम नहीं लगती? आज हम विजय माल्या को लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ललित मोदी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नीरव मोदी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम मेहुल चौकसी को लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। आ कोई नहीं पा रहा है। वो बात अलग है। मैं क्या कह रही हूँ, रेड कॉर्नर सब पे है जिस देश में, तो आप कानूनी तौर से अब लड़िए और ले जाइए, अगर आप हमको कन्विंस करते हैं कि ये है। कंसर्न कंट्री को जैसे पुर्तगाल ने अबू सालेम दे दिया, लेकिन शर्ती दिया, भाई आप ले जाओ उसको, शर्त है आप उसको फांसी नहीं दे सकते, 25 साल से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते। तो शर्ती वापसी हुई, मोनिका बेदी आई, अबू सालेम को लाया गया, वो हुई, इनकी नहीं हुई। तो कहानी ये है कि जब आप गुनाह करते हो और लोकल करते हो तो बात अलग है, पर जब आप इंटरनेशनल हो जाते हो, भगोड़े हो जाते हो, फिर आपके पीछे दुनिया की वो अदृश्य ताकतें काम करती है जो आपका भारत के लिए
भारत में लिवरेज करने के लिए तरह तरह का उपयोग करते हैं। तो अगर कहीं कहते हैं कि आईएसआई ने इसको बढ़ाया, आईएसआई को मैं इतना बड़ा नहीं मानती जितना हम बोलते हैं। आईएसआई के बाप भी बैठे हैं, पाकिस्तान में सीआईए बैठी है, पाकिस्तान में MI6 बैठा है, केजीबी है, मोसाद है, ये सब बाप लोग हैं एजेंसी के, और रहे हैं और काम किया। आपने देखा जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ, उसमें सीआईए ने क्या किया, फिर जब मारना होता है तो पाकिस्तान में पकड़ के घुस के मारा। मारा। घुस के मारने की बात नहीं, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी कंट्री नथिंग हैपेंस। और हम अगर इक्का दुक्का अपने दुश्मनों को खत्म करते हैं तो ये तो रक्त बीज है भाई। ये एक मरेगा 100 पैदा होंगे। नाम बदलेंगे, नाम बदलेंगे, ये रक्त बीज है। शीला, दाऊद कहाँ होंगे? सब आपसे पूछते हैं, आप ऐसे क्या हैं, मतलब क्या, मतलब कौन सी घुट्टी पी के बैठी हैं मुझे नहीं कि भाई दाऊद का क्या ननिहाल आपके गांव में है? या आपकी बुआ जो है वो दाऊद के गांव की हैं? दाऊद को पूछना है तो शीला रावल से पूछो। यह गलतफहमी दूर करो कि दाऊद इस टाइम कहाँ है और आप ही क्यों। मैं ही क्यों, उसका तो जवाब बहुत साफ है, क्योंकि ये अपना बीट रहा है। अगर आपको आपकी बीट में से कोई सवाल पूछे और जिस पे आपकी अथॉरिटी हो, संजीव, आपने दिल्ली में क्राइम रिपोर्टिंग की है पिछले 20-25 साल से, आप जिस चीज़ पे अथॉरिटी है, आपने एक जो नेटवर्क बनाया है वो आपका अपना है। तो संजीव ही क्यों ऐसा जब आए, तो क्योंकि संजीव ने वहाँ 25 साल घास काटी है और जो सोर्सेज है उनको भी पता है। भाई मैं कहूँ कि मुझे मेरे बारे में जितना पता है उससे ज़्यादा डॉन लोगों को पता होगा, एजेंसी को पता है। कोई छुपा रहता है आजकल की दुनिया में? कुछ छुपा रहता है क्या? कहाँ है दाऊद? है कहीं, मरा तो नहीं है, अभी जिंदा है। पाकिस्तान में है? मेरी खबर है पाकिस्तान में अभी नहीं है। कितने टाइम से? 2015 में मेरी किताब आई थी, तब मुझे तौफीक के बेटे का फोन आया था। तौफीक वो आदमी है जो पाकिस्तानी स्मगलर कहा जाता है, आईएसआई के साथ मिलके दाऊद इब्राहिम के परिवार को और दाऊद को पनाह देने वाला जो शख्स है वो तौफीक। और क्लिफ्टन, आसिफ का दावा था कि क्लिफ्टन का जो घर था वो तौफीक का घर था। जब उनको दुबई से पूरे परिवार को कराची लाया गया तो, एंड कराची वाज वेरी क्लोज, कोस्टल था, आपका जो कारोबार है वो शिपिंग है, आप जो काम करते हो वो और कहीं ना कहीं कराची मुंबई में बहुत सिमिलरिटी लोग बताते हैं। मैं कराची गई नहीं तो मैं बता नहीं सकती, पर बताते हैं कि सिमिलर है बहुत मुंबई कराची का लैंडस्केप, तो आपको घर जैसा लगे। तो उसको जब पनाह दी गई, सेफ हाउस दिया, वो तौफीक का घर था। आसिफ ने कहा हमने हमारे घर में पनाह दी थी, और ये आसिफ का दावा था आपसे? हाँ, मुझे दावा था, मैंने उसका जो दावा था और उसने जो बात बताई, मैंने आगे जहाँ बढ़ानी चाहिए वहाँ बढ़ाई भी थी। तो आईएसआई को जब तौफीक के जरिए दाऊद इब्राहिम कराची सेटल कराया गया, जब टेररिस्ट मुंबई धमाके में वांटेड हुआ, वांटेड करार कर दिया गया पूरा परिवार या 2 भाई और डी कंपनी, भाई वहाँ पनाह मिली। फिर जो हुआ तो हर जब भी कुछ हुआ उसमें कराची में बैठा हुआ दाऊद मुंबई में करवाता है, हिंदुस्तान में करवाता है, यहाँ करवाता है। और दाऊद की परसेप्शन में इतनी हवा भरी कि जब मुशर्रफ की आगरा समिट हुई होगी, आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जी, तो अडवाणी जी ने डोजियर दिया था और 2 मुल्कों की बात हो रही है, उसमें दाऊद इब्राहिम का जिक्र है और कहते हैं कि 2 मुल्कों में द बोन ऑफ कंटेंशन वाज दाऊद इब्राहिम, कि आप उसको वापस दे दो। मुशर्रफ कहता नहीं है। मुझे इंडिया टुडे में संपादक ने कहा था कि फ़ोन करो। हमने फ़ोन किया। किसको? छोटा शकील को।
धमाके के बाद में दाऊद ने ओपनली पत्रकारों से बात नहीं की है। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट, सीरियल बम ब्लास्ट। हाँ। तो छोटा शकील से बात हुई तो मैंने पूछा पहला सवाल कि आप कहाँ हो? तो छोटा शकील, ये छप चुका है इंडिया टुडे में। छोटा शकील ने कहा कि हम तो जहाँ थे वहीं हैं। तो मेरा सवाल था पाकिस्तान में हो? तो सामने से जवाब आया कि क्या आप सदर साहब को गलत साबित करना चाहती हैं? सदर साहब मतलब परवेज मुशर्रफ, जो आगरा समिट में आए थे। उन्होंने कहा नहीं है। और अगर वो अपने मुंह से बोल देते कि हम, जवाब तो मिल गया था कि हम जहाँ थे वहीं हैं, और जब मैंने पूछा कि पाकिस्तान में है या कराची में है, तो जवाब सामने आया कि क्या आप सदर साहब को गलत साबित करना चाहती है। ये इंडिया टुडे में आगरा समिट की जो रिपोर्ट आई थी उसके साथ ये इंटरव्यू बाकायदा छपा है। तो दो देशों के बीच में हम दाऊद की बात करते हैं। इट सूट्स लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। जैसे आज मतलब दाऊद को बड़ा बना दिया गया, इतना बड़ा आदमी नहीं है अभी तो 4। जब आपका दुनिया के 1 से 10 क्रिमिनल, टॉप क्रिमिनल में नाम रैंकिंग आती है, 2011 में आई थी फोर्स में, तो नाम था दाऊद का, डी कंपनी का। हाँ, तो और 16 बिलियन, जब मैंने 15 में किताब लिखी थी तो ऑस्ट्रेलिया के एक मैगजीन ने संपत्ति डी कंपनी की नेटवर्थ बताई थी 16 बिलियन। तो भाई, गुनाह आइसोलेशन में नहीं होता। गुनहगार तभी बड़ा बन सकता है जब उसके पीछे, जिसको आप इनविजिबल ताकत बोलते हो, डीप स्टेट बोलते हो, जो भी बोलते हो, ग्लोबलिस्ट बोलते हो, जो भी बोलता है, या आपके दुश्मन, एक नहीं अनेकों। आप किसी एक दूसरे से दूसरे देश में जब काम नहीं कर सकते। आज विकी गोस्वामी न्यूयॉर्क की जेल में ड्रग के मामले में 6 महीने अमेरिका की एजेंसी ने स्टिंग किया, और जब जहाज में माल भर के रवाना हुआ न्यू जर्सी में, एविडेंस के साथ काम करते हैं 4 लोग, 2 केनिया के स्मगलर बख्ताश ब्रदर्स, एक पाकिस्तानी गुलाम हसनैन और विकी, ये चारों का नाम है। विकी ने गिल्टी प्ली की है, सजा कम होगी, अप्रूवर बन गए। पर कहने का मतलब कि जब इतना बड़ा ऑपरेशन होता है उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, एंड इट इज क्राइम पॉलिटिक्स, इज जियो पॉलिटिक्स। एक देश दूसरे देश, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बहुत सारे हमारे जो बाहर के दुश्मन हैं या दुश्मन नहीं भी है पर उनको लिवरेज चाहिए अपने देश में, तो उपयोग करता है। आज आपने देखा कनाडा और भारत के संबंध अच्छे हुए भाई हुए, उनके आरोप प्रति आरोप, हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो चल ही रहा है 2 इंसानों के नाम पे। भाई खालिस्तानी फोर्स की बात कर रहे हो आप, अब खालिस्तानी फोर्स कनाडा की धरती में बैठ के अकेले तो नहीं कर सकते जब तक उनको कोई बल नहीं मिलता। बात कनाडा की और भारत की आई है, गैंगस्टर्स की आई है। लॉरेंस बिश्नोई क्या इतना बड़ा क्रिमिनल हो चुका है कि वो दाऊद की नेक्स्ट जनरेशन ले ले इंडिया में? आज के पॉडकास्ट में मैंने आपको एक ही संदेश दिया और जनता को भी मैं बता रही हूँ, ये नाम है, ये सारे नाम हैं। आज ये है, कल वो है, परसों डिमका है, उसके बाद पुछड़ा है। दे आर नेम, इट इज अ लार्जर गेम ऑफ पावर। शीला रावल, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में एबटाबाद में घुस के अमेरिका ने मार दिया। दाऊद के लिए भारत कई दशक से चिल्ला रहा है कि वो भी हमारा भी है, ना तो भारत उसको ला पाया, ना वो वह मारा गया। अंडर वर्ल्ड नहीं बल्कि मोस्ट वांटेड है वर्ल्ड का, अमेरिका का ही वांटेड है, इंडिया का ही वांटेड है वो।
तो ऐसा इंटरनेशनल वांटेड, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आखिर है कहाँ, क्यों नहीं किसी को मिल पा रहा? यह सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, उसको लाना, उसको उजागर करना, मतलब सबका भट्टा बैठ जाना। देशों की बात कर रहा हूं मैं। सही बात है। कुछ साल पहले 2015 में मैंने किताब लिखी थी, तब मेरा कुछ ऐसे लोगों से बातचीत हुई, मिलना हुआ, इन्फॉर्मेशन हुई। अ, तो एक चीज़ बहुत बहुत सामने आ गई कि बाकी के गैंगस्टर तो हौले-हौले आ ही रहे हैं, भारत आ गए हैं, जेल में बैठे हैं। जहाँ सहूलियत होती है और अपनी पावर चलती है भारत की, वहाँ एक्स्ट्राडिशन हो जाता है। और जहाँ नहीं चलती वहाँ नहीं होता है। तो ये गुनहगारों के पीछे की जो गणित होती है जिन देशों की, वो अपने आप में एक खोज का विषय है, ये मैंने पाया। तो जब 15 में मुझे बताया गया कि ना सिर्फ भारत पर जिन्होंने दाऊद को दाऊद बनाया इतना बड़ा, जो यूएन में और फोर्ब्स मैगज़ीन में आता है, उतना बड़ा दाऊद बनाया। तो पता चला कि वो अपने आकाओं के हाथ से कहीं स्लिप हो गए। और अभी वो जो धुरी है, वो रशिया, चीन और ईरान वाली धुरी है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की धुरी है, वहाँ से निकल गए। तो कभी सीआईए, क्योंकि हमने नहीं, सीआईए के किसी पूर्व अधिकारी ने एक किताब लिखी है जिसमें ओसामा बिन लादेन के बारे में लिखा है और पूरा गोल्डन क्रेसेंट में कैसे स्मगलिंग होती है, वो सारी कहानी है। उसमें दाऊद का जिक्र था कि भाई उनकी शिपिंग और खच्चर जो अफ़गानिस्तान से ड्रग पहुँचाएँगे, फिर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती, जिस देश में लैंडिंग होती, तो लॉजिस्टिक के लिए दाऊद इब्राहिम का नाम उसमें लिखा गया था। मतलब दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। आज तो नहीं है। ऐसा मैं ठोक बजा के तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरी जानकारी ऐसी है। अगर पाकिस्तान में नहीं होंगे तो इनको रखेगा कौन? इतना हिम्मत वाला देश अरे! कौन सा है? बहुत सारे हैं। कहीं एक आइडिया, मतलब मैं देश का नाम मत खोलिए, नहीं, लेकिन नहीं, नहीं। थोड़ा-सा एक दिशा। मैं आइडिया दे ही नहीं सकती आपको इस मामले में, क्योंकि मुझे इतना बारीकी में, डिटेल में, आप जब कुछ लिखते हो और आप खोज जानबीन करते हो, वो बात अलग है, जानकारी के लिए ये बात अलग है। लेकिन अब उस दिशा में जाने की मत जाइए। पाकिस्तान से दाऊद के निकल जाने का नफा किसको, नुकसान किसको? और पाकिस्तान क्या घाटे में रहा दाऊद के निकलने से? क्योंकि दाऊद कमाऊ पूत था पाकिस्तान के लिए बहुत साल तक। ये एक नैरेटिव हमने कंज़्यूम किया एंड कुछ हद तक था भी, बट इट वाज़ अ नैरेटिव। आईएसआई को आईएसआई किसने बनाया? वह MI6 बिल्कुल माउंटबेटन निकले तब आईएसआई रच चुकी थी। और उस दिन के बाद से आज तक हमने तो नहीं सुना कि सीआईए अमेरिका से निकल गई है, और हमने तो नहीं सुना कि MI6 का कुछ चलता नहीं है पाकिस्तान में। कितनी एजेंसियां काम कर रही, तो जिनको पकड़ना होता है उनको तो पकड़ ही लेते हैं। दाऊद को क्यों नहीं पकड़ना चाहती होगी कोई एजेंसी किसी देश की? खोज का विषय है। दाऊद आज भी क्रिमिनल माइंडेड ही है या फिर डाइवर्ट हो गए हैं अब स्मगलिंग में? मतलब धंधा वो है, पलट गया है बिजनेस उनका। संजीव, आप है ना, गैंगस्टर माइंडसेट से ऊपर उठ के देखिए। मैंने आपको बताया कि जिसकी नेटवर्थ $16 बिलियन होती है, उसको आप क्या पूछ रहे हो? जिनकी हाँ, शिपिंग कंपनी चलती है, जिनके बतेरे कारोबार, व्हाइट है, ब्लैक है, क्रिमिनल है, बहुत कुछ चलता है। हाँ, मतलब दाऊद अब कौन सी किसकी गेम में वो किसकी गोटी बन के खेल रहे हैं, वो वो किसको पता? पर हकीकत तो ये है कि फोर्ब्स में ने लिखा कि वो इतने बड़े हो गए।
दाऊद बाहर क्यों निकले होंगे? अगर निकले भी होंगे, मान लो हम पुष्ट नहीं कर रहे ना, आप अगर पाकिस्तान से बाहर निकले हैं तो क्यों निकले होंगे? पाकिस्तान में उनको क्या असुविधा महसूस हुई होगी, या पाकिस्तान को दाऊद से कोई खतरा हुआ होगा? मतलब पाकिस्तान और दाऊद अलग क्यों होंगे? खोज का विषय है, कुछ तो बताओ। खोज का विषय है। बातचीत में हम लोग कर रहे हैं। हाँ दो हाँ, पत्रकार नहीं बैठे हैं पुराने। नहीं, ठीक है, हम जनता को एड्रेस कर रहे हैं, हम अपने लिविंग रूम में नहीं बैठे हैं, हम जनता को एड्रेस करें। जवाबदेही होनी चाहिए अपनी बातचीत में। अच्छा, दाऊद के हटने से पाकिस्तान को नुकसान होगा आर्थिक रूप से? पाकिस्तान कंगला हो ही गया है। आर्थिक परिस्थिति तो आप जानते हो, हम आए दिन टीवी में, अखबारों में रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ कितना प्रॉब्लम है। नहीं तो मतलब रोटी पानी। हाँ, तो जिस पाकिस्तान ने कभी उसकी जान बचाई, शरण दी कई साल तक, उस पाकिस्तान को कंगला जब हुआ वो, तो दाऊद छोड़ के चले गए। ऐसी क्या उसकी हैसियत है कि वो पाकिस्तान को बचा ले? और अगर है भी तो ये इक्वेशन ही बहुत अलग है। आप और हमें पता है, हमने 30-35 साल अगर पत्रकारिता की है संजीव, तो आपको और हमको पता है कि जो हम रिपोर्ट करते हैं, जो हकीकत होती है और जिस तरीके से कहानी बनती है और चलती रहती है सदियों तक, उसमें और किसी दिन सच सामने आता है, उसमें कितना अंतर होता है। परसेप्शन इज अ गेम ऑफ पावर। इट इज अ गेम ऑफ पावर। दाऊद का मुंबई में आज हुआ है, हवा है, या कुछ नहीं बचा? 20 साल से करीब, तो मैं 18 साल हो गए मुंबई छोड़े लेकिन हुए। अगर आप जवाब नहीं दे पा रही हैं तो फिर मेरे तो समझता हूं 37 नहीं, साल की जर्नलिज्म में कोई नहीं दे सकता। मैं बस ये सवाल छोटा सा, दाऊद का हुआ है मुंबई में, हवा है, या कुछ नहीं बचा? उसके अपने एरिया में जिस दिन बहुत बार ऐसे न्यूज़ आती है कि दाऊद इब्राहिम इज़ डेड। बहुत बार, कितनी बार, मतलब 2-3 दर्जन बार तो ये रिपोर्ट हो चुका, अब आपकी मेरी करियर में। तो वहाँ के जो लोग हैं और मुंबई पुलिस बोलती है कि जिस दिन डोंगरी में सन्नाटा होगा, उस दिन समझ जाओ कि भाई नहीं है। दाऊद मर गया। बहुत ज्यादा रिसर्च का ये आंसर नहीं, मतलब रिसर्च नहीं करनी है सवाल पे। जिस और दिन डोंगरी में सन्नाटा है, समझिए दाऊद मर गया। और ज़माना बदल गया। हम आईफ़ोन यूज़ करते हैं, मैक यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई, रिपोर्टिंग का तरीका बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो धंधे के तौर तरीके भी बदल गए। इन्वेस्टमेंट कल होता था, आज होता है, परसों होता रहेगा। पीछे से इन्वेस्टमेंट कहाँ से कितना आ रहा है, किसके ज़रिए आ रहा है? खिला आपने बहुत चीज़ों पे बात की, छोटा राजन पे बात की, दाऊद पे बात की, ठीक है, एजाज लकड़वाला पे बात की। ये मैं दर्शकों के लिए उस नज़र से पूछ रहा हूँ, मैं एक व्यूअर की तरह पूछ रहा हूँ, एक लेमैन की तरह पूछ रहा हूँ, जर्नलिस्ट की तरह नहीं। कि शीला, 37-38 साल के जर्नलिज्म में, आपके कैरियर में कितने अंडरवर्ल्ड डॉन्स इस तरीके से फेस टू फेस मुलाकात हुई और कितनों से बातचीत हुई? सबसे। ये थोड़ा सा आप 1-2 मिनट हमें ब्रीफ कर दीजिए इसमें। सबसे बात हुई है। दाऊद, राजन, छोटा शकील, अबू सलेम, अश्विन नायक, गवली, आ, अभी हाल फिलहाल में मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, आ, जिनका भी नाम है, मुंबई के तो सारे गैंगस्टर, और अभी जो पीछे के जितने भगोड़े हैं, इकबाल मिर्ची। इनमें सबसे पहली मुलाकात फेस टू फेस किससे थी जीवन में, एक पत्रकार की हैसियत से? बहुत बार ये मैं बोल चुकी पहली हूँ, मुलाकात किससे? बहुत बार किसके? गौड़ी से मिली थी। तब मुझे नहीं पता था कि गैंगस्टर क्या होता है और गैंग क्या होती है। आप बस रिपोर्टर बने ही हो और आपको एक असाइनमेंट मिला है और आप चले जाते हो और आप किसी को पूछ के मिल के चले आते हो। आपको उस पूरी रिपोर्टिंग का जो स्केल है वो बाद में पता चलता है कि भाई आप क्या करके आए। क्या ये बात सच है कि हिंदुस्तान की सरजमी पे
अगर दाऊद को किसी ने चुनौती दी तो वो गबली ही था। हाँ, सही है, कि दाऊद ने खतरा हमेशा अरुण गबली से ही महसूस किया अपने लिए और अपने गैंग के लिए। सही है। उस जमाने में तो बिल्कुल बिल्कुल आज मुंबई में टॉप पे गैंगस्टर्स कोई बचे हैं? ये सब खत्म हो गए धीरे धीरे। कहने को सामने कोई नहीं दिखता, जो पुराने हैं वो नहीं है। मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। जो अभी हाल फिलहाल में 2-3 किताबें आई है, राकेश मारिया ने लिखी है, कमिश्नर रह चुके शिवानंदन ने लिखी है, शायद एमएन सिंह भी लिख रहे हैं, रघुवंशी ने लिखी है, वाईसी पवार की भी आई है। तो सबने लिखा है, अपने अपने तरीके से बताया है कि अंडरवर्ल्ड का खात्मा या कंट्रोल मुंबई पुलिस ने कैसे लिया। शीला के मुंह से सुनना चाहूंगा दाऊद से मुलाकात का थोड़ा सा, क्या कब कैसे लाइनअप हुआ, कितनी देर बैठे, क्या बातें हुई? संजीव, मैं इतनी बोर हो गई हूँ ये बात करके। लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ आपकी मुंह जुबानी। ये एक मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, ये कोई सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म। आपके साथ संजीव बैठे, आपके साथ के जर्नलिस्ट। वैसी जो न्योता आया था वो न्योता या चैलेंज स्वीकार के मैं गई थी, बाकायदा सबको बता के गई थी। मुंबई पुलिस को भी पता था कि मैं जा रही हूँ, सबको पता था कि मैं दुबई दाऊद की बेटी के वलीमे को कवर करने के लिए जा रही हूँ। और उतरती हूँ मैं दुबई और पहुँची मैं बैंक्वेट में हयात के। थोड़ा सा अंदर जाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ी, ऐसे ही घुस नहीं गए क्योंकि बाहर कमांडो खड़े थे। तो चिट्ठी लिखी, गई अंदर। फिर जाबिर मोतीवाला जो पाकिस्तानी है और दाऊद डी कंपनी में दाऊद के करीब माने जाते हैं, तो वो आए। उन्होंने कहा कि स्टार न्यूज़ सुबह से क्या चला रहा है, सब चैनल क्या चला रहे हैं, ये वो। बहुत एक आपको पता है, आप पत्रकार हैं, आप कहीं गए हो और आपका असाइनमेंट है तो आपको किसी भी हालत में करना है और दरवाजे से तो आप वापस लौट ही नहीं सकते। तो मैंने अपनी जो भी आर्गुमेंट थी या जो भी बात थी वो रखी और 5 मिनट में उन्होंने मुझे अंदर आने का, मतलब वो मेरे साथ आए, एक्सेस दिया। दुबई के उस होटल हयात में जहाँ की दाऊद इब्राहिम की बेटी का वलीमे की दावत थी। जी जी। अच्छा। हाँ, और मैं गई और जब गई तो परिवार पूरा स्टेज पे था, रिश्तेदार थे, बॉलीवुड म्यूजिक बज रहा था, बैंक्वेट अच्छे से सजा हुआ था, फेस्टिविटी थी दाऊद के। हाँ, और पत्नी, बच्चे, बेटियां जो भी थी वो स्टेज पे थी दुल्हा दुल्हन के साथ। जावेद मियादाद भी थे, उनकी पत्नी भी थी। और थोड़ी देर मुझे बैठाया, फिर मुझे ले गए, मिलाया सबसे। जावेद मियादाद ने परिचय करवाया मेरा। आपको पढ़ रहे थे हम इंडिया टुडे में, अभी आपको देख रहे हैं हम स्टार न्यूज़ में, और देखो ये बच्चे कितने मासूम लग रहे हैं, इनका क्या कसूर। लोग ये पाकिस्तानी क्रिकेटर और इनके समधी, हाँ, जावेद मियादाद कह रहे थे, दाऊद के समधी। हाँ, वो अपनी तरीके से अपनी बात रख रहे थे। दाऊद और आपका आमना सामना जब हुआ, जब मैं नीचे उतरी तो वो सामने कुर्सी में बैठे थे। तो अब आप जिस काम के लिए आए हो वो बिल्कुल साक्षात सामने बैठा हो तो आप क्या करोगे? तो आप लपक के ही जाओगे। कौन पत्रकार रुकेगा? मैं नहीं, आप होती तो आप भी जाते। आप दाऊद के पास पहुंची तो फिर? हाँ, नहीं, मुझे उतना करीब नहीं जाने दिया क्योंकि वो सिर्फ पुरुष वर्ग बैठा था। मेल उनके थे, हाँ, पर्दा हाँ, होता है। हाँ, पर्दा तो नहीं, रूम तो खुला था, लेकिन गैप था। हाँ, बैंक्वेट के अंदर एक सामने रूम था, और आपको जो पोर्शन था, जावेद मियादाद खुद कर रहे थे? नहीं, हाँ, वो स्टेज तक तो वो थे, पर जाबिर भी थे। और जैसे ही मैं उतर रही थी और मैंने दिशा बदली अपनी, तो उन्होंने कहा अभी नहीं। तो सामने मैंने देखा और पहले 10 सेकंड मेरे को स्ट्राइक नहीं हुआ कि इंसान कौन है।
फिर लगा कि वो वही इंसान है। दाऊद इब्राहिम। हाँ, और आपकी दाऊद की नजर मिल गई थी? जी, और मैं मतलब आप कोशिश करते हो ना कि वो बोल दे तो ये हमें जाने दे, पर जब आपको ऐसे इशारा होता है कि भाई अभी नहीं, ये फंक्शन हो जाए उसके बाद में हम मिलेंगे। दाऊद की कोई प्रतिक्रिया आंखों में कुछ आपको देखते ही? क्या करेंगे भाई शीला मुझे? रावल थी, कुछ भी करेंगे? अरे नहीं, मिलना चाहेंगे? हाँ तो मैं चाह रही थी, तो पता था ना भाई, किसी की मंजूरी के बगैर तो आपके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा लेकिन ना। जब उन्होंने आपसे नजर मिलाई तब हाँ, उन्होंने कुछ रिएक्ट किया उनकी नजरों ने? नहीं मैं दाऊद कह की? तो रही हूँ कि भाई ये समय नहीं है, ये माहौल नहीं है, ये समय नहीं है। मतलब कितने मिनट आप उस जगह पे रहे थे दाऊद के आमने सामने? 5 मिनट, 5-7 मिनट तो जद्दोजहद हुई मेरी कि मुझे जाने ही दो। उस कमरे में तो मैं 40 मिनट थी अंदर। हाँ, लेकिन उनसे दूरी में 5 मिनट रही। हाँ, सामने सामने ऐसे 5-7 मिनट तो रहा कि भाई मैंने कहा अभी तो मिलने दो, सा हाय हेलो तो बोलने दो। तो नहीं, वो तो उस दिन शायद घर में प्रसंग था तो कोई पत्रकार को कोई कैसे, और जब बाहर आप चीख चीख के बोल रहे हो कि वो नहीं है, वो नहीं है, और जैसे आप अंदर देखते हो और आप बाहर जाके बोलोगे कि वो है तो क्या रिएक्शन होगा? वहां से बिना मिले हाँ, बात की निकल आए, उसके बाद फिर खबर तो आपने चलाई थी ये। भाई स्टोरी फाइल करनी थी ना, ऑफिस इंतजार कर रही थी, लेकिन रात के 2 बजे थे, फीड भेजनी थी दिन भर की। लेकिन फीड के नाम पे आपके पास कोई कैमरा ऐसा तो नहीं रहा होगा जो अंदर दाऊद नहीं, आपको अंदर check नहीं, बाहर जहाँ गेस्ट अंदर घुस रहे थे वो सारा। कभी कभी हमारे पास विजुअल नहीं होते हैं संजीव, तो हम तो स्टोरी वैसे भी करते हैं, खबर कहानी होती है। बनाते हैं ना, तो कहानी तो बनानी है, और पीस टू कैमरा करने थे, तो 2-3 तो हम हाथ से कर पाए। फिर सिक्योरिटी वालों ने देखा कि अंदर से कोई कैमरा चल रहा है, तो फिर पीछे आ, उन्होंने कहा कि अंदर तो नहीं कर सकते आप। फिर हमने दुबई में बाहर घूम के करना पड़ा। भाई जब तक हम फीड देकर वापस आए तब बजे थे 3:30 रात के अर्ली मॉर्निंग। हाँ, अर्ली मॉर्निंग 3:30 पौने 4 बजे थे। तब तक तो गेस्ट जा चुके थे, बैंक्वेट खुला था, पर जिनको हम ढूंढ रहे थे और जिनका इंतजार कर रहे थे वो जा चुके थे। दाऊद इब्राहिम? हाँ, वो जा चुके थे। वो किसी और रास्ते से निकल गए थे आप? मैंने तब सुना था, अब सच कितना मुझे नहीं पता है, कि हयात में उनका इन्वेस्टमेंट था। हयात दुबई में हाँ, दाऊद का इन्वेस्टमेंट? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? दाऊद का घर था दुबई में। दुबई तो भारत का मित्र देश है, अभी तो ये फिर इस तरीके के मोस्ट अभी वांटेड क्यों नहीं दे देता है अभी इंडिया है, को? अभी है। तो इंडिया को क्यों नहीं दे देता इस तरीके के लोग? अभी वहां कैसे सब देंगे? रुके हुए हैं वहां। तो नहीं आ रहे हैं ये, अभी तो आ रहे हैं। कल परसों में ही कोई आया, उसके पहले 15 दिन, महीने भर पहले ही लेकिन कोई आया। दाऊद कभी नहीं दिया। पर अभी होंगे तो, डी कंपनी वहां होगी तो आएगी। जब थी तब भी नहीं दिया। तब ऐसे रिश्ते नहीं थे। भारत और दुबई के कि वो आपका मोस्ट वांटेड दे दें आपको। अभी हमने पिछले 2014 से बहुत अच्छे रिश्ते बनाए। शीला, आगे दाऊद के बाद दूसरा और कौन टॉप का था जिससे ऐसे फेस टू फेस? दाऊद से तो बात नहीं हो पाई, मुलाकात हुई, लेकिन बाकी फेस टू फेस और थोड़ा सा बता दें फटाफट। बाकी सबसे मुलाकात, छोटा शकील से मैं मिली नहीं, आई कांट से दैट आई मेट हिम, बट सबसे ज्यादा इंटरव्यू उसी शख्स से हुआ। फोन पे इंटरव्यू सबसे ज्यादा शकील से हुई, लेकिन मुलाकात छोटा नहीं, शकील से नहीं नहीं। हुई। करीब 20 साल बात करते रहे। 93 से ये याकूब को फांसी दी तब तक, छोटा शकील से 20 साल बात हुई, उससे भी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई। नहीं। मुलाकात दाऊद के बाद आमने सामने किससे हुई बातचीत फेस टू फेस? सबसे अबू सालेम से, छोटा राजन से, इकबाल मिर्ची से, अश्विन नाइक से, अरुण गवली से। अरुण गवली को जब पेरोल मिला था तो हम दोबारा उनको मिलने गए थे वाडगांव पीर में। इन सब ने आपसे हमेशा यही कहा कि हमें एक्स्ट्राडिट करा दो या इंडिया में कुछ मदद करो? सबने नहीं कहा। किसने कहा आपसे कि हमें इंडिया आना चाहते हैं? सिर्फ इकबाल मिर्ची ने कहा था और छोटा शकील ने फोन पे बात की थी। अबू सलेम अभी जेल में है। अबू सलेम क्या चाहते थे
आपसे जब बात हुई इंटरव्यू की एक जर्नलिस्ट की, मैं तो कोर्ट में मिली थी, कोर्ट में नीचे उनके वकील के साथ मिली थी। क्या बोले वो किस चीज पे? इसी बारे में कि मतलब आप विदेश में मिली ना, पकड़े जाने ना से पहले? ना ना ना, बाद में मिले? बाद में। अच्छा, तब तो खैर यहाँ आई चुके मैं थे। रिपोर्ट करने गई थी, वो खबर हमने ही ब्रेक की थी। लिस्बन से जब चार्टर प्लेन चला, वो खबर स्टार न्यूज ने सबसे पहले चलाई थी। मैं उस वक्त अमेरिका में थी, मेरे किसी सोर्स ने फोन करके बोला कि शीला, लिस्बन से एक चार्टर फ्लाइट जा रही है, उसमें अबू सालेम और मोनिका बेदी है। तो हमने पूरे दिन खबर चलाई। वहाँ अमेरिका में रात थी, मैं पूरी रात वहाँ फ़ोन पे थी और हमने खबर चलाई जब तक वो लैंड हुए। फीमेल डॉन से किसी से मोस्ट और जो जेल में थे वहाँ जेल में भी गई, वहाँ बातचीत हुई। लिस्बन से भी मैंने इंडिया टुडे के लिए स्टोरी की थी। जब मोनिका बेदी और अबू सालेम पकड़े गए तो मैं गई थी। उनके जो प्रेम पत्र थे, जो आमने सामने लिखते थे जेल में, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ से की। वो तो रिपोर्टिंग हुई, लेकिन जो बिल्कुल आमने सामने, तो पहला सवाल ऐसा था कि मैं समीरा जुमानी, अबू सालेम की पहली पत्नी से मिल के आई थी अमेरिका में। तो हमने स्टार न्यूज़ पे इंटरव्यू चलाया था और बहुत सारी बातें की उसने। एंड आई थिंक पहली बार किसी ने धमाके वाले दिन अबू सालेम और समीरा जुमानी के साथ क्या हुआ वो समीरा ने बताया कि वो भागे कैसे। और 93 ब्लास्ट में, मुंबई ब्लास्ट, हाँ हाँ, तो वो अपने घर से कैसे निकली, बाल कटवाए, ब्यूटी पार्लर गई, कपड़े बदले, फिर कहीं से उसको दिल्ली जाने की टिकट मिली फ्लाइट की। अबू सलेम की बीवी सब बता रही थी। हाँ हाँ, वो कैसे निकली। और 1 बजे उसको फोन आया कि घर से तू भाग, पुलिस आएगी अभी। तो घर से निकली और फिर कैसे भागती भागती भगती छुपाती वाया दिल्ली वो दुबई कैसे पहुंची, वो उसने बताया। मोनिका बेदी से कभी मुलाकात हुई? जी, वो हैदराबाद की कोर्ट में जितनी बार पेशगी हुई। फिर मोनिका बेदी से के फादर से भी बात हुई थी मेरी, बहुत लंबी। मोनिका बेदी ने एक्सेप्ट किया अपने रिलेशंस को? वो तो किया ही है, पर हमेशा यही बोलोगे ना कि उसने किया, मुझे क्या। कोई भी क्रिमिनल ये नहीं कहेगा। हाँ, या इस तरीके की जाली पासपोर्ट बनवाया था ना, जाली पासपोर्ट बनवाया था, समीरा के लिए भी बनवाया था और मोनिका बेदी के लिए भी बनवाया था। तो केस जो था वो जाली पासपोर्ट का था। मुंबई से अपराध, सिंडिकेट क्राइम, अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया है ना? क्यों? जड़ें बहुत गहरी है, तरीका बदल गया है। आप पत्रकार थी, मैं पत्रकार हूं, हम भी इन्वेस्टिगेशन में रहे, आप भी रहे हैं पूरा जीवन। हम लोग एक प्रोफेशनल, एक बेनिफिट मिलता है कि हम जर्नलिस्ट हैं, इसलिए अंदर गए लोगों के पास। दया नायक, प्रदीप शर्मा, ये 2 नाम नोन हैं और दोनों ने जेल काटी है, दोनों ही अरेस्ट हुए हैं। इन पे भी ये अक्सर आरोप लगते रहे कि ये सिंडिकेट क्राइम अंडरवर्ल्ड को चलवाते थे। नहीं, चलवाते नहीं थे, ये बात गलत है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। पर मैंने आपको बोली, यू मिस द पॉइंट संजीव। मैंने आपको कहा कि 15 साल से भी ज्यादा महाराष्ट्र, मुंबई की राजनीति और तंत्र लिप्त था अंडरवर्ल्ड से। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पकड़े गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन काम करवाते थे, काम हुआ, साइड लेके सुपारी भी बचती थी। एक सिस्टम वाले ने दूसरी सिस्टम वाले को मारा, ऐसा भी हुआ है। सुपारियां ले लेके एक दूसरे के गुर्गे को मारते थे, ये भी पुलिस हुआ वाले। हाँ, बहुत लंबा चला, आरोप तो लगे ही है। अब हम मतलब और आप गैंगस्टर्स ने और अंडरवर्ल्ड ने भी पुलिस का इस्तेमाल किया है। किसने किसका किया ये तो हम दावे के साथ कैसे बोले। लेकिन चीजें तो आती रहती है। तो देखो, म्यूचुअल बेनिफिट नहीं होता है,
संजीव तब तक कौन करेगा? आप अपनी वर्दी को, करियर को क्यों खतरे में डालोगे अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं है? सन 2000 तक, 90 से 2000 की बात कर रहा हूं, ये वो बहुत खतरनाक दौर था जब कहते थे कि बॉलीवुड बिना अंडरवर्ल्ड के नहीं चलता, अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड को नचाता है। सच्चाई थी। हाँ, फिल्म में उस जमाने में ब्लैक के पैसे लगते थे, बहुत पैसे लगते थे, ब्लैक के पैसे लगते थे। भाई देखो, जब गुनाह होता है उसका दूसरा बहुत आ, आ, सिक्के की दूसरी पहलू मान लो, ग्लैमर की तरफ जब पैसे आते हैं आप क्या करोगे? हाजी मस्तान ने फिल्में बनाई, उनके जीवनों पे फिल्में बनी है, डॉन बनी, लेकिन हाजी मस्तान की पर तो मैं कह रही हूँ दाऊद के भी जीवन पे कितनी फिल्में बनी, राजन पे भी बनी, वास्तव बनी, कितनी, मतलब अबू सालिम पे भी बनी। तो इनके फाइनेंसर यही डॉन रहे। कुछ कुछ ऐसा देखो, मुंबई पुलिस ने तो बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी था जिनका नाम आया, आरोप आया, केसेस चले। जब भरत शाह और नाजिम रिजवी चोरी चोरी चुपके चुपके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबको कोर्स करके फिल्में लेना चाहते थे। कोर्ट में अब्बास मस्तान की भी पेशगी हुई थी, शाहरुख खान की भी पेशगी हुई थी, प्रीति जिंटा की भी पेशगी हुई थी, सब आए थे, सबकी हाँ, मतलब चमकती हुई बॉलीवुड जो है वो इतनी चमकती हुई नहीं है, इसमें कहीं का पैसे लगते, हम नहीं कहेंगे इस चीज को। हाँ, पैसे लगते थे, शायद आज भी लगते हैं, ऐसा मैं सुनती हूँ, लेकिन उसका तरीका बदल गया है। एक खोजी पत्रकार होने के नाते, एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते, एक महिला पत्रकार होने के नाते, कभी मंदाकिनी और दाऊद के रिलेशन में झांकने की कोशिश आपने की? मैं मंदाकिनी से मिली थी, कन्विंस करवाने के लिए मिली थी कि मैं, आप बोलो, बहुत साल हो गए आपको। दाऊद के साथ संबंध माने, नहीं एक्सेप्ट करें, वो क्यों बोले? अरे वो कैमरे पत्रकार की कोशिश थी, कैमरे पे उनको जो भी बात करनी है करे, भाई आरोप है। क्या कहा मंदाकिनी ने? नहीं, वो कैमरे से आने पे मना किया। ऑफ कैमरा क्या कहा? कोई मानता नहीं है, डिनाई कर दिया, नहीं जवाब ही नहीं दिया, ना हाँ ना मिल ली। तो जब आप, नहीं, बातचीत हुई, बहुत फिल्म बनानी है, उन्होंने किसी तिबेटन मॉन्क से शादी की है, उनको एक फिल्म बनानी थी, उसके बारे में बातचीत हुई। उसकी एक बेटी है, एक बेटा भी है बड़ा, वो भी बाहर था, मिलाया, मुलाकात हुई, जो बोल सकते थे वो बोले, जो नहीं बोले वो देखे और आए। तो अब अगर उनके, संजीव, एक तस्वीर हमने सबने देखी, अब किसी महिला को आप क्यों जलील करोगे? मतलब तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती हैं और सच वही है। नहीं, सच झूठ वो तो दो इंसानों के बीच की बात है, लेकिन रिश्ते रहे, और अगर ऐसे रिश्ते नहीं होते, या आप जाते रहते, आपका दोस्त भी हो सकता है कोई, आप जाते रहते थे, आपके रिश्ते रहे और आपकी तस्वीरें आई, आपका वीडियो दिखा, उतना किसी महिला की इससे ज्यादा कोई क्यों जलील करेगा उसको? सब अपने सम्मान में रहते हैं। शीला, कुछ ऐसा और कहना चाहते हो संजीव के साथ? क्योंकि ये पॉडकास्ट आपका, बहुत कुछ छूटा है इसमें, इसके बाद भी अगर अभी कुछ ऐसा रह गया हो, अब मैं सवाल नहीं करूंगा, शीला से चाहूंगा। मैंने जितना कहना था वो कह दिया, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं, बहुत लोग सवाल पूछते हैं, और कहते भी है कि सच हमको कितना पता, लेकिन जिन जिन को सच पता होता है, जो कानून में बैठे हैं, सिस्टम में बैठे हैं, सिस्टम के बाहर बैठे, सबको सच पता होता है। तो जब आप सच के साथ खिलवाड़ करते हो या झूठ करते हो, किसी ना किसी दिन वो बाहर आ जाता है। तो आज आपसे या कहीं पे भी मैं पॉडकास्ट करती हूँ तो ये कहने नहीं आती हूँ कि मैंने क्या किया, वो काम था, वो इतिहास है, वो हो गया। पर मैं एक परसेप्शन ऐड करती आई हूँ और आज भी किया है मैंने। लोगों को कितना समझ में आया नहीं पता मुझे, पर मैंने जो देखा बैंकॉक,
तब मैंने देखा कि ये जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड है और उसका जो परसेप्शन हम पत्रकारों के बीच में, जनता के बीच में और अखबार की सुर्खियों में जो रहता है, उससे बहुत कुछ अलग बाहर दुनिया है। और ये भी पता चला कि ये जो हम जिनको बहुत बड़ा बनाते हैं, बड़ा कहते हैं, जिनका अपने देश के बुरे कामों में, क्राइम में, रायट्स में, धमाकों में हाथ है, किसी मर्डर में हाथ आता है, जब उनका नाम आता है, तो जब हमको एक अलग समझ विकसित होती है, इतने सालों के बाद, तो जो घटना होती है, खोजी पत्रकारिता हमारे लिए ये होती है ना संजय, कि घटना के पीछे की घटना क्या है वो खबर है। जो हम देखते हैं वो खबर नहीं होती है, वो रिपोर्टाज है। कुल जमा शीला रावल को सुन के अगर अब भी नहीं समझ में आता है कि दुनिया का अंडरवर्ल्ड क्या है, अंडरवर्ल्ड है या नहीं और शीला रावल क्या है, तो फिर आप जिम्मेदार हैं। बहरहाल स्टेटमेंट हिंदी ने और संजीव चौहान ने, शीला रावल ने दिल की बात मन की बात बेबाकी से बयान कर दी है। समझना आपको है, कुछ ना समझ आए तो शीला रावल और संजीव चौहान हमेशा परमात्मा ने जब तक सांसें दी हैं आपके बीच रहेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको बेबाक बात कैसी लगी और मीडिया की महापंचायतों की भीड़ से क्या आपको कुछ अलग सुनने को देखने को मिला। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शीला। थैंक यू।